वहां के जो ज्यू कम्युनिटी है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि निकम्मा है, बेवकूफ है और जालिम है, इसको हटा देना चाहिए। अभी जंग के दौरान फिलिस्तीन की आजादी, फिलिस्तीन के आजाद मुल्क होने के फेवर में है। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है भारत। दावतों में जाके लजीज खाने खाने की तो बीमार नहीं होते हैं, नमाज पढ़ाने के लिए, फिलिस्तीन की आवाज उठाने के लिए बीमार हैं। और हमारे जो तबलीगी जमात के लोग हैं, मजलूम के साथ खड़े होने के लिए तो इस्लाम आया है। क्यों आया इस्लाम? रसूल अल्लाह ने क्या सिखाया है? मजलूमों की हिफाजत रसूल अल्लाह का मैसेज था। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल मीडिया है, जैसे हमारे देश में क्रिमिनल मीडिया है, वैसे भी ज़ायनिस्ट क्रिमिनल मीडिया है पूरे दुनिया में। हमास की तरफ से हुए तो 1% वॉर क्राइम्स हुए हैं, और अगर दूसरी तरफ से ज़ायनिस्ट ताकतों की तरफ से हुए तो 99% वॉर क्राइम्स जो हुए फिलिस्तीन की आवाज दबा रहे हैं। लेकिन उसको हम तोड़ने के लिए ये केस हम फाइल करेंगे। जैसे सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हुए, मोदी जी को भी डर लगा, आरएसएस को भी डर लगा, और उन्होंने सीए एनआरसी का काम जो है मुलतवी किया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के जाने माने वकील एडवोकेट महमूद पराचा है। जिस तरह से इजराइल लगातार 19 दिन से फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। अभी तक न ही यूएन ने इनमें इंटरफेयर किया है और न ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंटरफेयर किया है। तो इस वक्त हम सर से जानेंगे कि सर, आप एक लॉयर है, जिस तरह से वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं, अभी तक कोई इंसाफ की गुहार कहीं से नहीं आ रही है। जिस तरह से मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या आप एक वकील होने के नाते कोई इसमें कानूनी पहल हो सकती है? नहीं, मैंने आपसे पहले भी अभी ऐलान किया था आपके सवाल पूछने से पहले कि मेरी अपनी तमाम मुल्क के अंदर की मसरूफियात के बावजूद भी मैं ये इस पर सीरियसली तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी है। मोसाद और सीआईए की इन्वेस्टिगेशंस मैंने देखी हैं। इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट केस जो हुआ था, जिसमें सैयद मोहम्मद अहमद काजमी साहब को एक्यूज बनाया गया था, तो मैंने ऊपर वाले की मदद से उनकी सारे जो जहानत थी, सारी जो साजिशें थी, उनको नाकाम करके अभी तक उस केस में भी आज तक चार्जशीट तो फाइल हो गई है, लेकिन चार्जेस फ्रेम नहीं करा पाए हैं, जिसमें मोसाद की एजेंसी ने भी इन्वेस्टिगेशन में मदद की थी और सीआईए ने भी की थी। तो मेरा एक्सपीरियंस भी है इन एजेंसीज को, इनकी जो 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 तरकीबें होती हैं, जो इनकी चालें होती हैं, उसको समझने का भी मेरा एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा भी मुझे इन मुश्किल हालात में देश के अंदर भी जो मुकदमे लड़ने का भी, ख़ास तौर पे क्रिमिनल ट्रायल्स करने का एक तवील एक्सपीरियंस है। तो मेरे जहन में ये बात बहुत दिन से पहले भी थी, और अभी पिछले 19 दिन से तो लगातार, और मैं उसकी तैयारी भी कर रहा हूँ ज़बरदस्त। मैं थोड़ा सा भी मोहलत पाते ही फॉरेन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रॉपर पिटिशनर्स लेके जाऊंगा, और हम वॉर क्राइम्स, और देखिए वॉर क्राइम्स बहुत सारे लोग, पूरी इंटरनेशनल जो क्रिमिनल मीडिया है, जैसे हमारे देश में क्रिमिनल मीडिया है, वैसे भी ज़ायनिस्ट क्रिमिनल मीडिया है पूरे दुनिया में, वो वन साइडेड पिक्चर जो दिखा रहे हैं, वो उसकी बुनियाद पर भी ऐसा जाहिर होता है, जो ये वन साइडेड पिक्चर दिखा रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल मीडिया, उसकी बुनियाद पे भी ये साबित होता है कि हाँ, वॉर क्राइम्स हुए हैं, दोनों तरफ से हुए हैं। लेकिन अगर हमास की तरफ से हुए हैं तो 1% वॉर क्राइम्स हुए हैं, और अगर दूसरी तरफ से ज़ायनिस्ट ताकतों की तरफ से हुए हैं तो 99% वॉर क्राइम्स जो हुए हैं अभी इन 19 दिनों में भी, और उससे पहले भी सारे टाइम में 99% वॉर क्राइम्स हुए हैं ज़ायनिस्ट ताकतों की तरफ से। 1% अगर हुए हैं तो फिलिस्तीन की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। लेकिन इसका सही हल, सही रास्ता, सही फैसला जब ही हो सकता है जब एक प्रॉपर ट्रायल हो, उसमें यह साबित हो कि क्या ये जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि हमास के लोगों ने, और एक सबसे बड़ा एग्जांपल अभी ये आया है कि एक 85 साल की जो ख्वातीन थी, उनको उन्होंने जो बयान दिया है, उससे तो ऐसा नहीं लगता कि उस तरह के रेपिस्ट, उस तरह के बच्चे और बुजुर्गों पे जुल्म करने वाले हमास के लोग हो सकते हैं। ये मतलब उस बुनियाद पे बोल रहा हूं जो ये क्रिमिनल मीडिया दिखा रही है। हमास की स्टोरी, हमास की पिक्चर तो दुनिया के सामने अभी है ही नहीं। फिलिस्तीनियों की पिक्चर, ओरिजिनल पिक्चर, फिलिस्तीन की असली आवाज दुनिया के सामने आज तक नहीं आई है, क्योंकि ये क्रिमिनल मीडिया ने पूरी तरीके से, एक जैसे इंडिया में क्रिमिनल मीडिया ने एक कब्जा बना रखा है, उसी तरीके से असली फैक्चुअल इमोशन से हटा के सही पिक्चर आज तक आई नहीं है।
उसके लिए एक प्रॉपर ट्रायल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होना चाहिए। लेकिन सर आप कह रहे कि जो इजराइल है वो वार क्राइम कर रहा है, नेतन्याहू वार क्राइम कर रहा है, तो इस पर अभी तक ना ये यूएनओ को स्टैंड लिया है। आपको लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सीओ कोर्ट नोटिस लेनी चाहिए ताकि उस पर कुछ कार्रवाई हो सके? आईसीसी में एकदम सुओ मोटो लेनी चाहिए, उसमें इन्वेस्टिगेशन की भी एक डायरेक्टर होता है इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, उसकी भी मुझे हैरानी तो है, लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए। और इंडिया से जो आवाज़ जाएगी, मैं समझता हूँ एक न्यूट्रल आवाज़ होगी, तो हमारे यहाँ से केस जो फाइल किया जाएगा, मैं उसकी कानूनी नौयतें भी देख रहा हूँ ताकि एक मजबूत केस बने। कच्चा हाथ आप सब लोगों को पता है मैं नहीं डालता हूँ, मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी जुरिस्डिक्शनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए ना अमेरिका मेंबर है ना इजराइल मेंबर है, तो वो किस तरीके से उनको जिम्मेदार ठहरा पाएंगे अपने प्रोसिक्यूशन में, उसकी भी मैं पूरी मुताला करके तैयारी करके तब ये हाथ डालूंगा। उसमें भी मैं चाहता हूं कि जो भी तंजीम है, और उसके लिए मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताऊंगा, मुझे मदद करना चाहें इस काम में, मुझे सबकी मदद की जरूरत होगी और हम एक मजबूत मुकदमा बना के ये लड़ाई शुरू करेंगे ताकि दुनिया के सामने फिलिस्तीन की असली आवाज आ सके, और जो जुर्म करने वाले हैं, जो बज़ाहिर अभी तक 99% नजर आ रहे हैं, उनको चाहे वो किसी भी मुल्क में बैठे हों, किसी भी प्रोटेक्टिव गियर में भी बैठे हों, किसी भी वीटो के तहत बैठे हों, क्योंकि वीटो एक सबसे बड़ा जरिया है। आपने कहा ना कि ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल में भी डिस्कशंस हो रही हैं, यूएन जनरल असेंबली में भी जब भी होंगी डिस्कशंस होंगी, लेकिन यूएन में डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन उनको दबा लिया जा रहा है आवाज़ों को, क्योंकि यूएस और जो उनके दूसरी कंट्रीज हैं, उनके जो हेड्स हैं, पब्लिक नहीं वहाँ की, पब्लिक तो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन जो स्टेट हेड्स हैं वो अपनी दबाव से, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके फिलिस्तीन की आवाज़ दबा रहे हैं, लेकिन उसको हम तोड़ने के लिए ये केस हम फाइल करेंगे। लेकिन सर ये तो कानूनी बात होगी, वो जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो तो आप करेंगे ही, लेकिन पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, अपने भारत में इस तरह कोई प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला, उसके लिए सर आप क्या करेंगे? क्या जिस तरह से प्रोटेस्ट करके एक दबाव बनाया जाता है, तो क्या भारत में आप उस तरह कुछ करने वाले? सर नहीं, दबाव नहीं बनाया जाता। देखिए प्रोटेस्ट से क्या होता है, प्रोटेस्ट से एक तो जो मजलूम होता है उसको हौसला मिलता है कि हाँ आवाम मेरे साथ है, दूसरा जो जालिम होता है उसको डर लगता है कहीं ना कहीं, कितना भी बड़ा जालिम हो, कितना भी बड़ा डिक्टेटर हो, कितना भी बड़ा फैसिस्ट हो, उसको कहीं ना कहीं डर लगता है। जैसे सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हुए तो मोदी जी को भी डर लगा, आरएसएस को भी डर लगा, और उन्होंने सीए एनआरसी का काम जो है मुलतवी किया। किसानों के प्रोटेस्ट हुए तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाथ जोड़ के माफी मांगी। तो ये ताकत होती है जिसको करना अवाम की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि खुद इजराइल में भी, वहाँ के जो ज्यू कम्युनिटी है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि निकम्मा है, बेवकूफ़ है और जालिम है, इसको हटा देना चाहिए अभी जंग के दौरान। लेकिन भारत में यहाँ प्रोटेस्ट नहीं हुए, और उसका मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ हमारे अमित शाही जामा मस्जिद के इमाम को, क्योंकि भारत की नुमाइंदगी, भारत की मजलूमों के प्रोटेस्ट की नुमाइंदगी जामा मस्जिद करती है, ये आप सब लोगों को पता है। हमेशा जब भी कभी भी मजलूमों पे जुल्म हुए कहीं, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से आवाज़ उठी है। पिछले जुमे को मैं वहाँ गया था, जाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन अब जो पुलिस के सोर्सेज ने मुझे बताया कि वहाँ के अमित शाही इमाम ने ही रीज़न दिया, और हो सकता है अमित शाह साहब ने फ़ोन किया उन्हें और दोनों ने मिलकर साजिश की हो कि कैसे महमूद प्राचा को वहाँ जाने से रोका जाए, और उस साजिश के तहत मुझे अबडक्ट किया गया पुलिस के अधिकारियों द्वारा, और शाम को 7:30 बजे तक एबडक्ट करके, एक ऑफेंस करके, एक क्राइम करके मुझे रोका गया बगैर कोई कानूनी कार्रवाई किए। तो सर आप नमाज के लिए गए इसीलिए आपको रोक दिया गया, या फिर और वजह है इसके पीछे? नहीं, नमाज के लिए भी रोका गया क्योंकि मुझे 7:30 बजे तक नमाज पढ़ने भी नहीं दी पुलिस वालों ने। और उससे भी बड़ी बात है कि क्योंकि मैं फिलिस्तीन की आवाज़ उठाने, और जो वहाँ के हर एक आवाम की आवाज़ है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी जाके वहाँ प्रोटेस्ट करता और सब लोग, तो उस आवाज़ को दबाने के लिए। और मैं क्या करने जा रहा था, मैं तो सिर्फ भारत का जो स्टैंड है, इंडिया स्टैंड्स विद, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने भारत देश के शुरू में खिलाफ स्टैंड लिया था, जो भारत की पॉलिसी के खिलाफ था। बाद में अरिंदम बागची साहब ने भारत की पॉलिसी स्टेट की, जिसमें यह कहा कि हमास, जो मैं बात कह रहा था कि हमास तभी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी जब भारत के जो यूएपीए एक्ट है उसमें लिखा होगा।
उसमें मैंने दिखाया था सबको, आपको अभी भी दिखा सकता हूं कि हमास क्रिमिनल या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इंडिया में। दूसरी बात कि भारत जो है देश फिलिस्तीन की आज़ादी, फिलिस्तीन के आज़ाद मुल्क होने के फेवर में है, ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है भारत की। वही बताने में वहां जा रहा था तो मुझे अमित शाह इमाम साहब ने और अमित शाह जी ने मिलकर साजिश के तहत ज़बरदस्ती उठवाया, मेरे को एबडक्ट किया, मुझे अगवा किया गया वहां से। मैंने उसकी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस जुमे को मैं फिर जा रहा हूं, इस जुमे को जामा मस्जिद के, आपको गिरफ्तार कर लेंगे आप जाएंगे। मैं इस वक्त मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं। मुझे इतनी घटियापने की उम्मीद नहीं थी कि हमारे अमित शाह इमाम साहब इस हद तक भी उतर सकते हैं, तो लेकिन उन्होंने वो उतर गए क्योंकि उनको गुंबद कैफे बचाना और उनके अपने जो दूसरे गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं वो बगैर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मदद के नहीं चल सकते। गुंबद कैफे एक इलीगल तरीके से चल रहा है, वहां पे हुक्का पिया जाता है, वो इलीगल है। 11 बजे के बाद वहां पे जो खोला जाता है वो इलीगल है, वो जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, लेकिन सारे इलीगल काम अलाउड हैं अगर वो मुसलमानों को बेच दें आरएसएस और मनुवादियों के हाथों में, तो उसका मैं इलाज करूंगा, कानूनी इलाज भी करूंगा। लेकिन इस जुमे को मैं फिर जाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले सभी मस्जिदों में, जामा मस्जिद के इतराफ में जहां जहां मैं गया हूं वहां पे 100 में से 100 लोगों ने यह बोला है कि अगर ये अमित शाह इमाम आपको नहीं भी परमिट करते तो भी आप, और ये खुद आवाज नहीं उठाते, ये शादियों में जा रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ा रहे 2 जुम्मों से वहां पे, शादियों में तो देखे जा रहे हैं। ये शादी पढ़ाने के लिए इनकी कमर भी ठीक है और सेहत भी ठीक है। शादी में जाके लजीज खाने खाने के लिए इनकी कमर भी ठीक है और इनकी उम्र भी ठीक है और तबीयत भी ठीक है। फिलिस्तीन के मजलूमों की आवाज उठाने के लिए जिनके ऊपर व्हाइट फास्फोरस फेंका जा रहा है, बूढ़े बच्चों के ऊपर व्हाइट फास्फोरस का मतलब अगर इतना सा गिर जाए तो वो पूरे जिस्म को नहीं, आसपास के सारे जिस्मों को नेस्तो नाबूद कर देता है, उसमें फपोले पड़ जाते हैं। बम चलाए जा रहे हैं इस तरह से जिसमें सैकड़ों लोग हॉस्पिटल्स में, मस्जिदों में, घरों में मारे जा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, बीमार, इंक्यूबेटर्स में बच्चों की बिजली काट के मारा जा रहा है, पानी पीने से रोका जा रहा है, इनको दावतों में जाके लजीज खाने खाने की तो बीमार नहीं होते हैं, नमाज पढ़ाने के लिए, फिलिस्तीन की आवाज उठाने के लिए बीमार हैं। तो मुझे हर मस्जिद से ये 100 में से 100 लोगों ने, अगर 100 लोगों ने मेरी बात सुनी तो 100 में से 100 लोगों ने कहा कि आप 100% प्रोटेस्ट कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। ये आप हमारे दिलों की आवाज उठा रहे हो, भारत की आवाज उठा रहे हो, जो रोकेगा। मैंने इस बार तैयारी की है, मैंने कहा है कि अगर मुझे अरेस्ट भी कर लें, मैं हालांकि चिट्ठी लिख दी है आज मैंने डीसीपी साहब को कि मैं जाऊंगा वहां 10 मिनट का बगैर किसी माइक के इंटरैक्ट करूंगा, बगैर माइक के इंटरैक्ट करूंगा जामा मस्जिद की सीढ़ियों से सिर्फ 10 मिनट। अगर फिर भी मुझे अरेस्ट किया जाता है तो वहां की आवाम आवाज उठाए और दुनिया में मैसेज दे के भारत की आवाम फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये हमारा फर्ज है। लेकिन सर, भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है, यहाँ से माली इमदाद भी वहाँ जाने लगे, तो फिर प्रोटेस्ट किस बात का? वो तो सब भारत सरकार मदद कर ही रहे होंगे फिलिस्तीन। भारत के आवाम, भारत की सरकार जो पीसफुल प्रोटेस्ट होने हैं, अमित शाह साहब और मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कुछ अंडरस्टैंडिंग की है बेंजामिन नेतन्याहू साहब से कि खुद उनकी कंट्री में तो लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहां जो दुनिया के सबसे बड़े प्रोटेस्ट होने हैं वो नहीं हो पा रहे क्योंकि एमयू में प्रोटेस्ट हुआ, फौरन एफआईआर दर्ज। कोई अगर ये इजरायली प्रोडक्ट्स का बैन करने की अपील करता है, मैं खुद कर रहा हूं, उसके खिलाफ केस। अभी जेएनयू के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उनके खिलाफ केस। हर एक को धमकाया और डराया जा रहा है, ये गैर कानूनी है, ये अपराध है जो अमित शाही पुलिस जो है कर रही है। तो इस अपराध, कुछ लोग कह रहे कि एक केस हो जाने से आप लोग हवा बना देते, इससे आवाम डर जाती है, किसी को नहीं बोलनी चाहिए केस हुआ है, खामोश रहिए, चुपचाप एहतजाज कीजिए। तो चुपचाप एहतजाज करने जा तो रहे, मुझे अरेस्ट कर तो लिया था, मैं तो खामोश रह के चुपचाप एहतजाज करने ही तो जा रहा था। तो ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। वो कुछ लोग मुनाफिक है ना, मुनाफिकों की सजा जो है आज हमें भारत के संविधान से दिलानी है। मुनाफिकों को ढूंढना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी और अहम है। जो लोग बंद कमरों में बैठ के, बड़ी बड़ी तंजीमों के लोग, वो कोल्ड ड्रिंक पीकर जिसके एक एक पैसा जो कमाई होती है उससे बमबारी की जा रही है, वो कोल्ड ड्रिंक पीकर, वो प्रोडक्ट्स खा के जो ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो बंद कमरों में जो मीटिंगें कर रहे हैं और सड़कों पर नहीं उतर रहे, मेरी नजर में वो सब बुजदिल हैं। और बुजदिली और ईमान का कोई रिश्ता ही नहीं है। जिस दिल में बुजदिली है उस दिल में ईमान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो सरकार की झूठे मुकदमों से डर रहे हैं और प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें 50-50 हज़ार के सिर्फ अपने वो करते हैं, क्या
इस्तेमाल करते हैं ना। और हमारे जो तबलीगी जमात के लोग हैं, मजलूम के साथ खड़े होने के लिए तो इस्लाम आया है। क्यों आया इस्लाम? रसूल अल्लाह ने क्या सिखाया है? मजलूमों की हिफाजत रसूल अल्लाह का मैसेज था। इंसाफ और बराबरी, हक के लिए लड़ना रसूल अल्लाह का मैसेज था। क्या तबलीगी जमात कर रही है? क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? क्यों वो ये बोलते हैं? इससे बड़ा इस्लाम का क्या मैसेज है कि हम मजलूमों के साथ हैं, चाहे वो कोई भी मजलूम हो। तबलीगी जमात कहाँ है? हमारी सारी जमीयतें कहाँ हैं? क्यों वो 50-50 हजार और 1-1 लाख के जो अपनी मीटिंग्स करते हैं, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्यों नहीं आते वो सामने? और क्यों वो साजिशें करके मुझ जैसे लोगों को भी रुकवा रहे हैं? ये क्यों हमारे अमित शाह इमाम साहब ने किस साजिश के तहत पुलिस के साथ साजिश करके मुझे अरेस्ट कराया कि अरेस्ट करो इसे, नहीं तो यहाँ पे आके पब्लिक इसके साथ प्रोटेस्ट करेगी? क्यों करा रहे हैं ये हरकतें वो? कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने से बीजेपी को फायदा होगा, उससे अच्छा कि घर में बैठ के अपना सोशल मीडिया पे लिखो। हाँ, तो प्रोटेस्ट करके तो बीजेपी को फायदा हो ही रहा है ना। आज तक जो बीजेपी का नुकसान कर ही लिया ना घरों में बैठ के, पूरा नुकसान तो हो ही चुका। बीजेपी की कितनी सीटें आई हैं लोकसभा में? 2 बार 300 आ रही है ना। और क्या नुकसान करना है बीजेपी का बाकी घरों में बैठ के? और क्या नुकसान करना है? नुकसान होने का तरीका होता है, वो भी ऊपर वाले ने हमें खुद हमारे हाथ में, देखिए कितनी मदद कर रहा है ऊपर वाला हमारी, बिल्कुल फॉर्मूला दे दिया। हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऊपर से इतनी मदद होगी हमारी। क्या फॉर्मूला निकल के आया? हमारी जो 29 तारीख की जो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत हो रही थी, जो मुस्लिम महापंचायत में मुसलमान करेंगे, वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया करेंगे, हम भारत के मुसलमान करेंगे। लेकिन हमने क्या कहा कि हम SC ST OBC और माइनॉरिटीज की भी आवाज उठाएंगे वहां से। तो क्या मैसेज आया पुलिस से कि हम आपकी मदद करेंगे, टेलीविजन में मदद करेंगे, बसों में मदद करेंगे, सब तरह से मदद करेंगे, लेकिन आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाओ। अगर आप सबकी आवाज उठाओगे तो हमारे ऊपर बैठे लोगों को बड़े परेशानी हो जाएगी, वो तो बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। तो हमारा जो मुस्लिम महापंचायत कैंसिल की गई, क्यों की गई? कि आप मुस्लिम महापंचायत में दूसरे मजलूमों की SC ST OBC की आवाज नहीं उठाओगे, दूसरी माइनॉरिटीज की आवाज नहीं उठाओगे तो, और अगर आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाओ तो हम आपको लीडर बना देंगे। यह है साजिश। लेकिन अगर ये फलक्रम मुसलमानों का बनाकर जो हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा की जा रही है, उसको खत्म करने की भी जिम्मेदारी हम मुसलमानों की है। और उसका तरीका अल्लाह ताला ने हमें दे दिया। यह है तरीका कि मुसलमानों की महापंचायत में SC ST OBC और माइनॉरिटीज की आवाज उठेगी। यह है उस जहर का तोड़। उसके बाद कोई पोलराइजेशन नहीं होगी। आप प्रोटेस्ट करें। पुलिस ने तो आपकी जो परमिशन थी उसको कैंसिल कर दिया है। कोर्ट ने भी कहा कि आप अभी इंतजार कीजिए, डेट देंगे तब करना। हाँ, मैंने यही कहा ना। पुलिस ने झूठ बोल के, कमला मार्केट के SHO ने झूठ बोल के, और हमारे पास भी टाइम कम था क्योंकि हम भी पूरी अपनी हमारी तरफ से सबूत नहीं रख पाए, उन्होंने एक झूठ बोल के कैंसिल नहीं करा पाए। सिर्फ ये कहा कि दिवाली के बाद कर लो। मतलब मुस्लिम महापंचायत होगी, सरकार की साजिशों के बावजूद भी होगी। हाँ, लेकिन दूसरे लोगों को जो परमिशन मिलती है उसको तो कैंसिल नहीं कराया जाता ना। क्यों नहीं कराया जाता? क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, उससे RSS को फायदा होता है। हम सबकी बात करेंगे तो उससे RSS का नुकसान होगा। यही फार्मूला हमारे हाथ ऊपर वाले ने दे दिया है। और अब मैं मस्जिदों में जाके ये भी पूछ रहा हूं तो सब कह रहे हैं कि वो मुसलमान ही नहीं है जो अपने से पहले दूसरे मजलूमों की आवाज ना उठाए। तो ये है तोड़ उस जहर का। अब घर में बैठने से नहीं, मुसलमानों को सड़क पे आना पड़ेगा और सभी मजलूमों की आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो बच्चियां हो, हाथरस की बच्ची हो जिसका रेप किया गया इन मनुवादियों द्वारा, उन सभी की आवाज मुसलमान उठाएंगे। सर, आपसे आखिरी सवाल, क्या मुस्लिम महापंचायत में आप फिलिस्तीन को लेकर भी बात करेंगे या सिर्फ जो भारतीय मसाइल उस पर बात करेंगे आप? देखिए, दुनिया के हर मजलूम की बात होगी, हम हर मजलूम की आवाज उठाएंगे। और मुस्लिम महापंचायत अब आप देखेंगे उससे ज्यादा ताकत से होगी, अब रोक ना पाएंगे। हमें परमिशन की जरूरत, अब कोर्ट से मिल गई हमें परमिशन, अब RSS और बीजेपी नहीं रोक पाएगी। अब सिर्फ RSS और बीजेपी की मुस्लिम मीटिंग्स नहीं होंगी, अब आजाद मुस्लिम आवाज भी उठेगी, जो आवाज हर मजलूम के लिए होगी, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो फिलिस्तीन में हो। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट महमूद पराचा, जो कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे और नेतन्याहू के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है हम उसके लिए करेंगे। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।